एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मोस्टली मरीज़ पूछते हैं या फिर आजकल की डेट में ट्रेंड में है, कौन सा ट्रीटमेंट कब अडॉप्ट किया जाए, कब एलोपैथी, कब होम्योपैथी, कब आयुर्वेद, कब योगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हर एक पैथी के अपने एडवांटेज और हर एक पैथी के अपने एक हैज़ार्ड है। आप इसको अपने तरीके से ले लीजिए। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो जब आप परफेक्ट नहीं हैं तो कोई भी मेडिकल साइंस या कोई भी और चीज़ें परफेक्ट कैसे हो सकती हैं। यदि वास्तव में हमें ह्यूमैनिटी को सर्व करना है और यदि वास्तव में हमें मरीज़ के फेवर की बात करनी है, यानी कि मरीज़ को कैसे हम अच्छा से अच्छा इलाज दे सकते हैं, तो एक चीज़ तो डैम श्योर है कि आप हर एक मेडिसिन सिस्टम के एडवांटेज और हैज़ार्ड को समझते हुए ही मोड ऑफ द ट्रीटमेंट सेलेक्ट करिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि कोई एक्यूट इमरजेंसी हो गई, तो एक्यूट इमरजेंसी वाली कंडीशन में कभी भी आप एक एलोपैथिक ऑप्शन को ही चूज करिए। क्यों? क्योंकि एलोपैथी ख़राब नहीं होती है। उन्होंने जितना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया उतना बाकी ने नहीं किया, और आजकल की डेट में 99% लोग एलोपैथी के सहारे ही चल रहे हैं। ठीक, ये अलग बात है कि उनमें ड्रग्स के कुछ ऐसे हैज़ार्ड और साइड इफ़ेक्ट हैं कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए वो दवाइयाँ बहुत हद तक सेफ़ नहीं हैं। सो दैट्स वाई अल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ द मेडिसिन लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, आइदर आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड ऑल्सो द योगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक करना बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है। किसी भी बीमार व्यक्ति को ठीक बना के उस कंडीशन को मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। और कोई भी सिम्टम्स जो होता है वो किसी न किसी बीमारी को, किसी न किसी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करता है। जो सिम्टम्स है वो बीमारी नहीं है। इस बात को जितना जल्दी समझ लिया जाओ ज़्यादा सही है। तो ढेर सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। आप आज अपने इस वीडियो में मैं आपको ये बात बताऊंगा कि कब एलोपैथी, कब होम्योपैथी, कब आयुर्वेद और कब योगा। बने रहिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामया होम्योपैथी के अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं। यदि आ रहे हों तो लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो श्योरली सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ दीज ऑल द ट्रेडिशनल थेरेपीज इन द फेवर ऑफ द पेशेंट काइंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी मेडिसिन सिस्टम ख़राब नहीं होता है और कोई भी मेडिसिन सिस्टम अच्छा नहीं होता है। पहले हम एलोपैथी की बात कर लें क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रचलन में वही है, फिर हम आयुर्वेद और फिर होम्योपैथी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक्यूट इमरजेंसीज़ में यदि आपको कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी किडनी जा रही है, आपको कोई भी स्पाइन की दिक्कत हो रही है, नर्व्स की दिक्कत हो रही है, चाहे कोई एक्सीडेंटल केस ही क्यों ना हो, आपकी आइज़ में विज़न सडन लॉस हो रहा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी, तो इमीडिएटली ऐसे में एक एलोपैथिक इंटरवेंशन की ज़रूरत है। डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द एनी डिजीज़। क्यों? क्योंकि जो लोग बोलते हैं होम्योपैथी में डायग्नोसिस की क्या ज़रूरत, वो मूर्ख हैं। बुरा मत मानिएगा इस बात को, क्योंकि होम्योपैथी तो 3 कॉन्सेप्ट पे चली रही है ना। व्हाट टू बी क्योर इन अ डिजीज़, यानी डिजीज़ के बारे में मालूम करना, व्हाट टू क्यूरेटिव इन द मेडिसिन एंड हाउ टू अडॉप्ट फ्री सिस्टम। तो बीमारी के बारे में तो जानना है। यदि किसी आदमी को इमीडिएटली पेन हुआ पेट में और उसका पेट फूल गया, ठीक है, और उसको भयंकर फीवर हो रहा है और सांस लेने में दिक्कत है, तो ये बात तो मालूम करना ज़रूरी है ना कि ये एसाइटिस के सिम्टम हो सकते हैं, या फिर सडन गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, या फिर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम मेडिकल इमरजेंसीज़ को यदि नहीं समझेंगे तो मरीज़ तो बेचारा मर जाएगा। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी कि पहले हम बीमारी को समझें, और जहाँ बीमारी को समझने की बात होती है तो नो डाउट वहाँ एलोपैथिक मोड ऑफ मेडिसिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो पहले डायग्नोसिस बननी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने भी जब BHMS किया, MD किया, और जब लंदन से PG किया, तो सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है वो मेडिसिन के पहले हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बाकी सारी चीज़ें, सर्जरी, ENT, ऑप्था और मेडिसिन पढ़ाई जाती है। ठीक है, सो दैट्स वाई बीमारी के बारे में मालूम करना ज़रूरी है कि ये वास्तव में सही होने लायक है कि नहीं है, उसकी प्रोग्नोसिस कैसी है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। और नो डाउट एलोपैथी में हर एक फील्ड का स्पेशलिस्ट है,
सो दैट्स वाई उसकी डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बाकी की बातें तो बाद में, कई बार हमारे साथ भी होता है कि हमारी डायग्नोसिस बहुत परफेक्ट नहीं होती, तो मैं रेफ़र कर देता हूँ एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास, वो डायग्नोसिस बना के दे देते हैं। एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक केवल इतना सा है कि एलोपैथिक डॉक्टर अपने आगे किसी को समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जबकि विश्वास मानिए, मेरे शहर के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, ठीक है, ऐसे टाइम पे आते हैं कंसल्ट करने के जिसमें कोई और मरीज़ ना मिले, ठीक है, क्योंकि वो बताने ही नहीं चाहते हैं कि हम होम्योपैथिक दवा भी ले रहे हैं। सबकी अपनी अलग अलग चॉइस है। सो दैट्स वाई डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, और इमरजेंसी केसेस में सबसे पहले जान बचाने के लिए हमें एलोपैथी को अडॉप्ट करना ही करना है। जहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की बात है, IPDs की बात है, वहाँ एलोपैथी सिस्टम अडॉप्ट करना है। जहाँ बीमारी की नॉलेज के बारे में बात करनी है, वहाँ स्पेशलिस्ट है। हमें अल्टीमेटली मरीज़ को ही तो ठीक करना है ना। तो जब मरीज़ को ठीक करना है तो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं होगा कि हम अपने साथ एक एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लें। इसमें बुरा क्या है? ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है। मेडिकेशन, बाकी सब चीज़ें तो बात की बातें हैं। आजकल की डेट में कई ऐसी बीमारियां जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हैं और जहां की एक हेल्पिंग सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। सो दैट्स वाई आजकल की डेट में हम भी ऐसा करते हैं। किसी थायराइड वाले मरीज़ का ट्रीटमेंट जब मैं शुरू करता हूँ तो इमीडिएटली 150 mg की थॉरोक्सिन या थायरोनॉल बंद नहीं करवाता हूँ, उसको धीरे धीरे टेपर डाउन करवाता हूँ। बहुत दिनों तक कोई आदमी साइकेट्रिक ड्रग पे है, कभी गलती से तुरंत स्टॉप ना करवाइएगा, पागल हो जाएगा वो। धीरे धीरे आप स्टॉप करिए। कार्डियक इलनेस की दवा चल रही है भाई, कार्डियोलॉजी का जो डॉक्टर है वो नो डाउट स्पेशलाइज्ड है, उसने DM कर रखा है, तो उसकी जानकारी तो हमसे अच्छी होगी ना। तो ज़्यादा बेटर है वो हर एक वॉल्व, हर एक मेडिसिन, हर एक चैम्बर, हर एक आर्टरीज, सबके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी रखेगा। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल की डेट में जो बिजनेस है मेडिसिन में, उसमें डॉक्टर मरीज़ को टाइम नहीं दे रहा, इट इज़ अनदर थिंग। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर यदि होगा तो लिमिटेड मरीज़ देखेगा और सबको टाइम देगा, प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएगा। तो जब भी कोई कार्डियक एंजाइटी से मरीज आता है और हमारे दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट है कि इट्स मे बी कि कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ये पेन, आई हैव टू टेक एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट वन। यहाँ एलोपैथी की सबसे ज़्यादा यूटिलिटी है। कोई एक्सीडेंटल केस है, किसी को हेड इंजरी हो गई, किसी को सीजर आ रहा है, हॉस्पिटलाइज पहले करवाइए। जब ठीक हो जाएगा, थोड़ी सी स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा, तब देखा जाएगा। जब डिस्चार्ज होगा तब होम्योपैथी का यूज़ किया जाएगा। अब बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद हमारे इंडिया की सबसे ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, सबसे पुरानी, ठीक है। और जब एलोपैथी को दुनिया जानती भी नहीं थी, तब से आयुर्वेद चल रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि IMS BHU के ही प्रोफेसर और लेक्चरर BHU के आयुर्वेद डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं, और उनकी आयुर्वेदिक नॉलेज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो हर्बल मेडिसिन, जैसे एलोपैथी में किसी भी हर्ब से जो एक्सट्रैक्ट निकाल के उसको मेडिसिन के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको एक्सट्रैक्ट करके बायो इंजीनियरिंग करके हम उस प्रोडक्ट को तैयार कर लेते हैं। आयुर्वेद में हम क्रूड फॉर्म में पूरी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हमारे जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं, उनको वास्तव में प्लांट और बाकी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन बहुत सटीक थी। ये अलग बात है कि यदि बाबा रामदेव नहीं जाते होते तो आप भी आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। उन्होंने इसको जिंदा रखा है। तो बहुत आसान होता है कि हम सामने वाले के ऊपर उंगली उठा दें, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब हम उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारे तरफ इंडिकेट करती हैं। कोई भी बुरा नहीं है, किस समय किस परिस्थिति में किसका यूज़ कैसा हो रहा है, ये डिपेंड करता है कि वो बुरा या अच्छा। तो आयुर्वेद सबसे पुरानी मेडिसिन सिस्टम है। लेकिन हाँ, आयुर्वेद और एलोपैथ में एक सिमिलरिटी है कि दोनों क्रूड फॉर्म में चलती हैं। बस फ़र्क क्या पड़ता है कि इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के एलोपैथिक वर्जन बना दिया गया, और पूरा प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट है उसको हम आयुर्वेद में यूज़ करते हैं। लेकिन जिस भी बंदे को आयुर्वेद की अच्छी जानकारी है, वो नो डाउट आजकल की डेट में बहुत अच्छा काम कर रहा है। कैंसर पे काम हो रहा है, कुछ ऐसी बीमारियों पे काम हो रहा है जो कि इनक्योरेबल मानी जाती हैं। तो जहाँ इनक्योरेबल मेडिसिन की बीमारियों की बात आती है और ये लगता है बीमारी कभी ठीक नहीं हुई, तो ऐसे केसेस में आयुर्वेद इज़ अ बेटर चांस ऑप्शन इन कंपैरिजन टू द एलोपैथी। क्रॉनिक डिजीज़ की जब बात करते हैं, आयुर्वेद के साथ ही योगा चलता है। आपको सारी बात मालूम नहीं होगा कि प्रेजेंट टाइम में इंडियन गवर्नमेंट भी योगा को सबके साथ छोड़ रही है, चाहे वो एलोपैथिक सेंटर बन रहे हो, चाहे वो आयुर्वेदिक सेंटर बन रहे हो, चाहे वो होम्योपैथिक सेंटर बन रहे हो। तो दैट्स मीन योगा को आप किसी मेडिसिन सिस्टम से अलग ना समझिए। योगा इज़ इंटीग्रेटेड विथ एवरीवन, क्योंकि योगा लाइफस्टाइल को सही करता है, और जब तक लाइफस्टाइल आप ठीक नहीं करेंगे, क्रॉनिक बीमारी कभी नहीं सही होगी। तो दोनों क्रूड फॉर्म में चलते हैं, और आयुर्वेद की यूटिलिटी अच्छी है, बशर्ते आयुर्वेद का अच्छा जानकार हो। आयुर्वेद भी बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है।
इसकी यूटिलिटी आपको भी मालूम होगा, जब कोविड आया था तो कितनी ज़्यादा थी। कितना भी बड़ा एलोपैथिक डॉक्टर रहा होगा उसने काढ़ा जरूर पिया होगा। सो दैट्स वाई दीज आर द इम्पोर्टेंट वन। हाँ, डोजिंग के ज़रूर ध्यान दीजिएगा, इतना काढ़ा ना पी लीजिएगा कि लीवर सिरोसिस हो जाए। ढेर सारे केसेस ऐसे आए थे, एसिपिटी एसजीओटी रेस था, बहुत दिनों तक रेस बना रहा। अब होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में आते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में क्रूड फॉर्म का कुछ भी नहीं होता है, और होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में जो मदर टिंचर यूज़ करता है उसको होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं कही जाती है। कभी यदि हम मदर टिंचर आपको क्यू में प्रेस्क्राइब भी करें तो उसका ये मतलब नहीं, तो उसको हमेशा डाइल्यूट करके लेना चाहिए, उसको 1x 2x के फॉर्म में लेना चाहिए। तो मदर टीचर की प्रैक्टिस होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं कही जाती। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में लोग पेटेंट की प्रैक्टिस करते हैं, सारी दवाइयों को मिला दीजिए। कभी भी डॉक्टर ज़िंदगी भर ये नहीं समझ पाएगा कि ये सही हुआ या नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक दवा खाएंगे तब तक आराम रहेगा, उसके बाद फिर आप पुरानी कंडीशन में आ जाएंगे। तो होम्योपैथी की जो ब्यूटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन। ये दिमाग तन मन दोनों तरीके से आपको जब इवेल्युएट करेंगे सारे सिम्टम को, तब आप वहाँ तक पहुँचेंगे। तो यदि आपको फिज़िकली मेंटली दोनों तरीके से स्टेबल होना है और दोनों तरीके से बीमारी को प्रोसीड करते हुए सही करना है। बहुत से केसेस में मैं देखता हूँ कि बीमार आदमी बहुत दिनों से परेशान है, ढेर सारा इलाज ले लिया और वो मेंटली बेचारा डिस्टर्ब हो गया है। हमारे लिए ये सिम्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स वाई ईच एंड एवरी सिम्टम्स एंड साइन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, आइदर इट इज़ फ्रॉम मेंटल फिनोमिनन और द फिजिकल फिनोमिनन। तो ज़रूरी क्या है कि ये हिस्ट्री इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत आसान होता है एक वर्ड में पूछ देना कि सर दवा बता दीजिए। पहली बात तो ये है, होम्योपैथी किसी की फर्स्ट चॉइस नहीं होती है। मैं आजकल लोगों को खुले प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, अडॉप्ट द होम्योपैथी एज ए फर्स्ट चॉइस, श्योरली यू विल गेट अ बेटर रिलीफ विदाउट एनी प्रॉब्लम, एक्यूट इमरजेंसीज को छोड़ के। लेकिन होम्योपैथी वाले केसेस या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास केसेस जब आते हैं तो सड़े हुए आते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। ये समझ में नहीं आता कि ये मेडिसिन का सिम्टम है, डिजीज़ का सिम्टम है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है। क्योंकि वो 10 तरफ से तो कंसल्टेशन ले चुके होते हैं, 50 दवाइयाँ खा चुके होते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करने में ही लग जाता है 1-2 महीने कि ये मेडिसिन का सिम्टम है या फिर। तो प्लान ऑफ द ट्रीटमेंट क्रॉनिक डिजीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत आसानी से नहीं ये बन पाता है, मरीज़ को समझना पड़ता है। हमारी भी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं भी एक दिन में 30 से 50 मरीज से ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, संभव ही नहीं है। यदि मैं देख भी लूँ तो मुझे खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मैंने जस्टिफाई किया। आप लिमिटेड करिए, अच्छा करिए। तो होम्योपैथी के साथ जो एडवांटेज ये है कि ये मटेरियल डोज में नहीं चलती है, इसीलिए दूर दूर तक इसका साइड इफेक्ट नहीं है। जब आप 12 पोटेंसी के ऊपर जाते हैं तो आप एवोगैड्रो नंबर क्रॉस कर जाते हैं, मटेरियल डोज खत्म हो जाता है और सारी जो मेडिसिन होती है वो क्वांटम फिजिक्स के फॉर्म में आ जाती है। मॉडर्न मेडिसिन में समझिए ना, जिस पे दुनिया काम कर रही है, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स। आपने कभी सन रेज को देखा है? जब फिजिक्स ने सन रेज को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने बोला ये तो क्वांटम पे चलती है, क्वार्क के फॉर्म में चलती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं सेलुलर और एटॉमिक लेवल से नीचे की बात, वेव फॉर्म की बात कर रहे हैं। और इसीलिए यूरोप और अमेरिका में होम्योपैथी को स्यूडो साइंस बोल दिया गया। भाई सीधी सी बात है, स्यूडो तो भगवान भी है, देखा आपने? नहीं ना, लेकिन मानते हैं ना। तो जो चीज़ें आपने फील की वही सही है और जो नहीं फील की वो सब गलत है। हो सकता है होम्योपैथिक इलाज में मैं सही ना रहूं, कोई ज़रूरी नहीं है एक डॉक्टर की ओपिनियन सही हो, लेकिन इसमें होम्योपैथी की फ़ॉल्ट नहीं, वो मेरी फ़ॉल्ट होगी कि मैंने किसी केस को सही तरीके से नहीं समझा और उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं किया। तो ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि होम्योपैथी में भी रेफरल सिस्टम को अडॉप्ट करने की। जब एलोपैथी में आपको कोई भी दिक्कत होती है, सर दर्द हुआ, आपने पैरासीटामॉल खा लिया, बहुत दिनों तक नहीं सही हुआ तो किसी लोकल झोला छाप डॉक्टर को दिखा लिया आपने, वहाँ से नहीं सही हुआ तो किसी एमडी को आपने शहर में दिखाया, नहीं सही हुआ तो किसी सुपर स्पेशलिस्ट से आपने दिखा लिया, डीएम या एमसीएच को दिखाया, नहीं सही हुआ तो आप मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं, नहीं सही हुआ तो आप पीजीआई चले जाते हैं, आप एम्स चले जाते हैं। तो चेन ऑफ द ट्रीटमेंट है ना, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम ये सारे केसेस में सही करते हैं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। कोशिश की जा सकती है बट इट इज़ नॉट अ डैम श्योर कि हम सही करें, लेकिन रेफरल सिस्टम होना चाहिए। मैं सही नहीं कर पाता तो हम अपने हायर सेंटर पे डॉक्टर हसनी सर को मैं रेफ़र कर देता हूँ, वो नहीं सही कर पाते वो किसी और को रेफ़र कर देते होंगे। सो दैट्स वाई होम्योपैथी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस और यहाँ रेफरल सिस्टम होना चाहिए। कोई भी एक डॉक्टर परफेक्ट नहीं है और कोई भी एक पैथी परफेक्ट नहीं है, तो किसी भी पैथी के ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। सब अपना काम कर रहे हैं, सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं।
तो ज़रूरी क्या है कि हम कब किस सिस्टम को अडॉप्ट करें, ये हमारी चॉइस होनी चाहिए। और हमें यदि किसी का एडवांटेज लेके हम अपने आप को, अपनी हेल्थ को रीस्टोर कर सकें, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो में बने रहने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद है तो बाकी लोगों से भी शेयर करिएगा भी, ताकि उनको भी मालूम चले कि कब योगा, कब आयुर्वेद, कब एलोपैथी, कब होम्योपैथी।